हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर के 5 ऐसे शेयर्स जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो। हालांकि 2024 के बजट में इस सेक्टर के बारे में देखा जा रहा है और 2024 में आने वाले टाइम में ये सेक्टर मतलब किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेके आया जाएगा। बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है डेवलप किए जा रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए उस पॉलिसीज़ में निवेश किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। किसान के लिए 2024 का बजट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये एक बहुत हीट टॉपिक रहा है इस इलेक्शन में। जो भी ये टेनवी रहा था हमारे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का, उसमें एक जो किसान का बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये ड्यूरेशन चला, जिसमें दिल्ली के एनसीआर बॉर्डर पे किसान लोगों ने बहुत सारा धरना वगैरह दिया। तो इस टाइप के सेक्टर्स को आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट बहुत जल्दी बहुत अच्छा चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। और इस सेक्टर के 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे है, अगर हम लोग बात करें तो पहले नंबर पे है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का जो करंट प्राइस है वो 1185 रुपीज़ का है। और ये अगर आप देख पा रहे हैं पिछले 5 साल में ऑलरेडी 162% का ग्रोथ रेट है कोरोमंडल एक्सप्रेस का। और अगर आप इसमें और थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसका पी रेशियो सिर्फ 50, पी रेशियो जो है वो सिर्फ 17 का है। सो पी रेशियो, इस टाइप के पी रेशियो ऑब्वियसली बहुत अच्छे देखे जा सकते हैं। सिर्फ 17 के पी रेशियो है। 52 वीक्स जो लो है वो 838 का है और 52 वीक्स का जो हाई है वो 1271 का है। डिविडेंड भी यील्ड करती है ये कंपनी 1.1%। चलिए इसके फाइनेंसेस पे देखते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 35,000 करोड़ का है। 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल के साथ कंपनी एक बहुत ह्यूज मार्केट कैपिटल कवर करती है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश में एक बहुत ज़्यादा ही एक्सपोर्ट में भी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से इसे डेवलप किया जाता है। और जैसे जैसे ये डेवलपमेंट इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे ग्रोथ जो है उस इन सब सेक्टर्स में बरकरार रहेगी। पी रेशियो के बारे में हम लोगों ने बात कर चुका है। ROC अगर रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी में देखेंगे या ROE देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, इस ये दोनों ही 30 के प्लस है, 30 के अराउंड है। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है, ROC जो है वो 40% के अराउंड है, विच इज़ 38.3, जो कि बहुत ही फिनोमिनल है। अगर इसके इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इन्वेस्टर्स जो DII है उसमें 21% स्टेक होल्ड करती है और जो इन्वेस्टर्स प्रमोटर इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें 57% का स्टेक होल्ड करते हैं। FII की भी होल्डिंग्स है 7.1%, जो कुल मिला के अप्रॉक्स 86% का जो होल्डिंग है वो एक इन्वेस्टर्स के पास ही है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 14.37% है। सो 14% से पब्लिक होल्डिंग है, बाकी कंप्लीट होल्डिंग्स जो है FII, DII और प्रमोटर्स के पास है। इस टाइप के शेयर्स में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ऐसे शेयर्स आपको एक अच्छा, मतलब जब FII DII किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो FII उनके पास इन्वेस्टर एनालिसिस के लिए या किसी भी उस पर्टिकुलर शेयर्स के एनालिसिस के लिए उनके पास प्रॉपर टीम होती है। दे ऑलवेज डू इन्वेस्टमेंट, मतलब वो फ्लूक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर देते हैं, वो कुछ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस टाइप के चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो, क्योंकि FII उन जिस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छा शेयर माना जाता है। चलिए दूसरा शेयर है कावेरी सीड कंपनी। ये कावेरी सीड कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके बहुत सारे लाइक चीज़ें हैं। इसका जो पोर्टफोलियो है वो मेजरली सीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक जो स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है कावेरी सीड्स के, और वाइड रेंज ऑफ सीड्स प्रोवाइड करती है ये कंपनी। मार्केट लीडरशिप है और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है। तो इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा रहा है। और ये सारी चीज़ें हैं जो इस कंपनी में बहुत ही फिनोमिनल मेरे को देखने को मिलती है। अगेन इस कंपनी के हम लोग जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव एक्सपेक्ट है, अगर उसके बारे में भी बात करना चाहें तो ये आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी में चीज़ें ग्रो कर रही हैं, कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो थोड़े से अच्छे हैं,
पर ये कंपनी सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है और रेगुलेटरी चेंजेस इसमें बहुत इम्पैक्ट करते हैं। और सीड का बिजनेस है हालांकि, तो वेदर सेंसिटिविटी इस सेक्टर में होता ही है अगर क्रॉप्स हमारे फेल हो जाते हैं तो। पर स्टिल अगर आप इसके पी रेशियो के बारे में बात करेंगे तो ये 11 है। एक साल में कंपनी ने 29% का रिटर्न दिया हुआ है और 64 टू 52 वीक्स 52 लो आप देख सकते हैं। मार्केट कैपिटल अराउंड 3059 के अप्रॉक्स है, जो कि एक अच्छा मार्केट कैपिटल माना जाता है। अब हम लोग इसके अगर आरओसी और आरओई के बारे में बात करें तो वो भी 15 प्लस से ऊपर है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 26% है। सेल्स ग्रोथ जो है वो 8% के अराउंड है। प्रमोटर्स होल्डिंग 60% प्रमोटर्स इसमें होल्ड करते हैं। अगर हम लोग इसमें कंप्लीट इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की बात करें तो 15% 15.58 अराउंड 15% शेयर्स जो है वो पब्लिक के पास है और बाकी जितने भी शेयर्स हैं विच इज़ 85% शेयर्स जो है वो इन्वेस्टर्स के पास है। तो अगर 85% शेयर्स में प्रमोटर आ जाते हैं, एफआईआई भी आ जाती है और इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आ जाते हैं। जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स किसी भी शेयर में निवेश करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च टीम काम कर रही होती है। तो इस टाइप के शेयर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अगेन, जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करें तो आप अपने एनालिसिस खुद करके देखिए कि ये शेयर आपके लिए कितना फिट बैठता है आपके पोर्टफोलियो में। और इस टाइप के शेयर्स में ये जो था हमारे सीरीज़ का दूसरा शेयर है। तीसरे शेयर के बारे में अगर बात करें तो यूपीएल लिमिटेड, बेसिकली तीसरा जो शेयर है वो यूपीएल लिमिटेड है, जो एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रहा है जब से ये लॉन्च हुआ है। अगर हम 5 साल के बारे में बात करें तो 10% का रिटर्न है और 1 साल के बारे में बात करें तो 21% के डिस्काउंट में मिल रहा है ये शेयर। पर डेफिनेटली ये शेयर का थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव रही हैं, पर इस शेयर्स के बारे में आप पहले रिसर्च कर लीजिए। जब आपको रिसर्च सूट करे तभी आप इस शेयर को में इन्वेस्ट कीजिए। यूपीएल लिमिटेड के अगर हम लोग फाइनेंसेस के बारे में बात करें तो इसके ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। डेप्ट ज़्यादा है इन द सेंस लाइक ग्रोइंग कंपनी है तो ये एक्चुअली थोड़ा सा डेप्ट इसके पास ज़्यादा है। डेप्ट टू रेशियो इक्विटी 1.21 है, हालांकि ये 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इट शुड बी लेसर देन 0.5 ये होना चाहिए, जो कि नहीं है। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी कम है। ये प्लांट अभी रिसेंटली लॉन्च कर रही है। ये बेसिकली एग्रीकल्चर केमिकल बिजनेसेस पे डिपेंड करती है। जो केमिकल हमें प्लांट में या वेजिटेबल सीड्स में ज़रूरत पड़ते हैं उस टाइप के केमिकल ये क्रिएट करती है। और इसका जो बेसिकली प्रेजेंस है वो 138 कंट्रीज़ में है और 138 कंट्री में इसका प्रेजेंस एंड 5th लार्जेस्ट एग्रो केमिकल कंपनी है, 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरल कंपनी है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और 90% वर्ल्ड के फूड बास्केट को भी ये कवर करती है। तो ये कंपनी के एनालिसिस आप एक बार चेक कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग। और इस कंपनी के अगर होल्डिंग्स के ऊपर बात करें तो एफआईआई की 33% होल्डिंग है, प्रमोटर्स होल्डिंग 33% के अराउंड है और 17% के अराउंड डीआईआई होल्डिंग है। सॉरी, अगर इसकी टोटल होल्डिंग्स की बात करें तो 83% होल्डिंग जो है वो इन्वेस्टर्स के पास है और 17% होल्डिंग पब्लिक के पास है। और इस टाइप के शेयर्स, ये जो रीज़न है जिसके कारण ये शेयर्स मुझे अभी तक इस लिस्ट में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि डीआईआई के शेयर्स में अगर आप देखेंगे तो वो इन्वेस्ट में इंक्रीज कर रहे हैं, एफआईआई का कांस्टेंट है और प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी समय से कांस्टेंट है। इवन प्रमोटर होल्डिंग्स बढ़ गया है। अगर मार्च 22 की बात करें और मार्च 23 की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 4% का प्रमोटर होल्डिंग्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग्स जब इंक्रीज़ करते हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि उन्हें कंपनी के इन डेप्थ चीज़ों के बारे में पता होता है, तब प्रमोटर्स होल्डिंग्स को इंक्रीज़ करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे पास, बॉम्बे ब्रूरा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। बॉम्बे ब्रूरा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर 5 साल के चेक में करें तो 30% का रिटर्न है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अगर इसके फाइनेंसेस के बारे में बात करें तो 11,000
का मार्केट कैपिटल है। और ये जो कंपनी है वो बेसिकली बहुत, इसका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, क्योंकि ये कंपनी टी और कॉफ़ी में काम करती है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर और रियल इस्टेट्स में भी इसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इसके टिम्बर हेल्थ केयर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर इसमें थोड़ा सा आप अगर इसके ईयरली रिटर्न्स के बारे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी एक साल में ऑलमोस्ट 77% का दे चुकी है रिटर्न। और ये एक स्मॉल कैप कंपनीज है, ये ज़्यादातर कंपनीज इसमें हैं, और इसमें एक पोटेंशियल होता है ग्रो करने का। अगर इसके इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें हम लोग, तो इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 84% होल्डिंग है। 84% होल्डिंग में 75% होल्डिंग जो है वो इसके खुद के प्रमोटर्स के पास है, जिन्होंने कभी अपना शेयर नहीं बेचा है, और 8% होल्डिंग जो है वो FII के पास है, और 1.30% जो होल्डिंग है वो DII के पास है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 16% है, और अगर 16% पब्लिक होल्डिंग के साथ ये कंपनी ग्रो करती है तो उसमें प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंगली मिलेगा। बुक वैल्यू जो इस कंपनी का बन के आ रहा है वो 572 रुपीज़ है, और जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज़ के आसपास है। तो ये थे कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस ओवरव्यू ऊपर से। अगर आप इस कंपनी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से रिसर्च करना चाहते हैं तो खुद के एनालिसिस करने के बाद ही इस कंपनी में को चेक करें। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो गुजरात नर्मदा फर्टिलाइज़र और केमिकल लिमिटेड है। इसका अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये आपको 111% का दिखाएगा, और 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 34% का रिटर्न दिखाएगा। हालांकि ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, पी रेशियो इसका बहुत कम है, और अगर इसके फाइनेंसेस के बारे में हम लोग इन डेप्थ चेक करना चाहें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि लेट्स से अगर ये इस कंपनी में जो करंट प्राइस है वो 777 का है, और 52 वीक्स जो है वो 484 का रहा है। 52 वीक्स हाई जो है 1815 का था। मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल 12,000 करोड़ का है। पी रेशियो अभी भी 13 का है, जो कि बायबल है। ROE और ROC जो दोनों हैं वो भी पॉजिटिव में है, अराउंड 20% के आसपास है। प्रमोटर्स होल्डिंग्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, पर फेस वैल्यू जो है वो 10 का है। कंपनी ने कभी भी स्प्लिट शो नहीं किया है। चलते हैं इसके इन्वेस्टर्स के पीछे। अगर इन्वेस्टर्स के बारे में हम लोग बात करें तो FII का 20% का स्टेक है, और प्रमोटर्स का 41% का स्टेक है। DII का भी स्टेक उन्होंने बढ़ा के 7.5% का कर दिया है, जो कि कुल मिलाकर 69% का स्टेक जो है वो इन्वेस्टर्स के पास है, और 31% का जो भी स्टेक्स है वो कंपनी के पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास जो स्टेक है वो 31% का है। तो इस टाइप के शेयर्स में थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हैं इन डेप्थ में। अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी अपना एक ग्रोथ दिखा रही है। हालांकि हम लोग देख सकते हैं बीच में जब 2020 से हम लोग बात करें तो हर एक साल पे एक प्रॉफिट ग्रोथ था। 23 से अभी तक का जो ग्रोथ है वो 921 है, पर हर साल एक प्रॉफिट ग्रोथ में है, और EPS भी इस कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी हमें ठीक ही दिख रहा है, तो उसमें आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये जो 5 कंपनी हम लोगों ने बात किया, कोरोमंडल, कावेरी, UPL, बॉम्बे और गुजरात फर्टिलाइज़र, ये सब जो भी कंपनीज थे ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर्स की कंपनीज हैं। तो आप इस एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सोच सकते हैं, पर उससे पहले आप अपने एनालिसिस को बिल्कुल चेक करें, और विदाउट प्रॉपर एनालिसिस और जब तक आपको कन्विक्शन ना हो जाए तब तक इस टाइप के शेयर्स में आप इन्वेस्ट ना करें। पहले आप खुद कन्विंस हो जाएंगे तभी आप इन्वेस्ट करें। और एडवाइज़र जो हैं, जो रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं सेबी के, उनके रिपोर्ट्स को भी चेक करें, कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। किसी से इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्ट ना करें, ये बार बार आपको बताया जाता है, पर ये एक वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए दिया गया है। ऐसे और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। हालांकि हम आपके लिए नेक्स्ट सेक्टर बहुत जल्द लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।